नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। इस खास सेगमेंट में हम उन खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी साबित हो सकती हैं। बीते सप्ताह की वो बड़ी खबरें जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई संसद के बजट सत्र की शुरुआत। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों की चर्चा। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 हुआ जारी। निर्मला सीतारमण ने लगातार तीसरी बार पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक मोर्चे पर देश की स्थिति को बताता है सर्वेक्षण। गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का किया ऐलान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मिला पद्म विभूषण सम्मान। 1954 से ही पद्म पुरस्कार देने का है रिवाज। जर्मन वॉच ने जारी किया ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। पर्यावरणीय जोखिम उठाने वाला भारत 7वां बड़ा देश। मोजाम्बिक रहा सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला देश। और एफडीआई पर भारत ने अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ा। अंकटाड रिपोर्ट से भारत में सकारात्मक वृद्धि का खुलासा। 2020 में वैश्विक एफडीआई में भारी गिरावट का अनुमान। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आप सबके लिए एक बेहद जरूरी सूचना। कोविड-19 की वजह से हुई देरी के बाद दृष्टि आईएएस की टीम अब आईएएस और आरएएस कोर्सेज को अपने जयपुर केंद्र पर शुरू करने जा रही है। आईएएस और आरएएस के लिए अब ये कोर्सेज क्लासरूम प्रोग्राम के तहत उपलब्ध होंगे, यानी आप आईएएस और आरएएस के लिए क्लासरूम में जाकर कोर्स कर सकेंगे। इसमें सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की टीम होगी और वे सभी सुविधाएं मिलेंगी जो दृष्टि को बेहद खास बनाती हैं। तो गुलाबी नगरी जयपुर की हमारी शाखा में आपका स्वागत है। एडमिशन 5 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। जयपुर ब्रांच का हमारा पता है दृष्टि आईएएस, 45 मेन टोंक रोड, वसुंधरा कॉलोनी, जयपुर। तो आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। आइए अभिभाषण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं। गरीबों के लिए हुए प्रयास पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज मुहैया कराया गया। प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को राहत देने के लिए उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई। महामारी के कारण वापस गांव गए प्रवासियों को गांवों में काम देने के लिए सरकार ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी चलाया। रेहड़ी पटरी वालों और ठेला लगाने वालों के लिए विशेष स्वनिधि योजना शुरू की गई। स्वास्थ्य सेवाओं पर बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में 1.5 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला। इसी तरह प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में बने 7,000 केंद्रों से गरीबों को बहुत सस्ती दर पर दवाइयां मिल रही हैं। साल 2014 में देश में सिर्फ 387 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज देश में 562 मेडिकल कॉलेज हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने 22 नए एम्स को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपलब्धि बताते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में 17,000 करोड़ रुपए प्रीमियम के एवज में लगभग 90,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को मुआवजे के तौर पर मिली है। उन्होंने बताया कि डेयरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की स्थापना और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की भी स्थापना की गई। आगे उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को 20 लाख सोलर पंप दिए जा रहे हैं। जेम पोर्टल का जिक्र करते हुए कहा कि इससे देश के दूर दराज वाले इलाकों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को सरकारी खरीद में पारदर्शिता के साथ साथ अधिक भागीदारी भी मिल रही है। शिक्षा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ई विद्या के तहत स्कूली शिक्षा के लिए दीक्षा ऑनलाइन पोर्टल को वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण इस अभियान के लिए मजबूत नींव का काम करेगा। उन्होंने चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, अटल टनल और 4 धाम सड़क परियोजना को देश की बड़ी उपलब्धि बताई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इस सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष के लिए 11%
जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। वहीं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 15.4% बताई गई है। तो आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य बातों पर। स्वतंत्रता के बाद यह अब तक की सबसे उच्चतम ग्रोथ रेट अनुमानित की गई है। यह अनुमान आईएमएफ द्वारा अनुमानित आंकड़ों से मेल खाते हैं। आपको बता दें कि आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 11.5% और 2022-23 के लिए 6.8% अनुमानित की है। साथ ही आईएमएफ ने भारत को अगले 2 सालों तक सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बताया है। सर्वे में 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा 3.5% अनुमानित किया गया है। क्षेत्रवार ग्रोथ रेट के स्तर पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र 3.4%, औद्योगिक क्षेत्र -9.6% और सेवा क्षेत्र -8.8% अनुमानित किया गया है। सर्वे के मुताबिक भारत ऐतिहासिक रूप से 17 साल बाद वित्तीय वर्ष 2021 में चालू खाते में जीडीपी का 2% सरप्लस हासिल करेगा। वहीं वैदेशिक क्षेत्र में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 8 जनवरी 2021 को 586.1 बिलियन यूएस डॉलर के साथ उच्चतम स्तर पर रहा। राजस्व के स्तर पर प्रति माह जीएसटी कलेक्शन ने लगातार पिछले 3 महीनों तक 1 लाख करोड़ रुपए की सीमा को पार किया। जीएसटी लागू होने के बाद से दिसंबर 2020 में यह आंकड़ा उच्चतम स्तर पर था। कोरोना काल में सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वी शेप रिकवरी का अनुमान किया है। सरकार का कहना है कि यह रिकवरी मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, सेवा क्षेत्र में उछाल और उपभोग व निवेश में तेजी के चलते संभव हो सकेगी। साथ ही ऊर्जा मांग, रेल फ्रेट, ई-वे बिल्स, जीएसटी कलेक्शन, स्टील उपभोग जैसे संकेतकों के भरोसे भी यह रिकवरी संभावित है। सर्वे की कुछ अन्य मुख्य बातों की बात करें तो कोरोना महामारी के दौर में पेश हुआ यह सर्वे कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया गया है। 2 वॉल्यूम में पेश हुए सर्वे में भारत द्वारा 4 पिलर स्ट्रेटजी अपनाई गई है। इन पिलर्स में कंटेनमेंट, फिस्कल, फाइनेंशियल और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत 6 दिनों में तेजी से 10 लाख वैक्सीन तैयार करने वाला पहला देश बन गया है। इसके साथ ही वह वैक्सीन का लीडिंग सप्लायर बनकर उभरा है, जो ब्राजील सहित अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 119 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई। पुरस्कार पाने वालों में 29 महिलाएं हैं, जबकि विदेशी श्रेणी से 10 व्यक्तियों के नाम का ऐलान किया गया है। साथ ही सूची में 16 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले और 1 ट्रांसजेंडर विजेता भी शामिल हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, भारतीय गीतकार एसपी बालासुब्रमण्यम, डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े, नरेंद्र सिंह कपानी, मौलाना वहीदुद्दीन खान, बी लाल और सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। वहीं तरुण गोगोई और रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। मधुबनी पेंटिंग के लिए श्रीमती दुलारी देवी, सामाजिक कार्य के लिए शांति देवी, खेल के लिए माधवन नाम्बियार सहित 102 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बता दें कि 1954 में भारत रत्न के साथ ही पद्म पुरस्कारों की भी स्थापना की गई थी। किसी एक साल में पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से ज्यादा नहीं हो सकती, जिनमें मरणोपरांत और विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कार शामिल नहीं हैं। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों मसलन कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा इत्यादि में दिए जाते हैं। असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए पद्म विभूषण, उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए पद्म भूषण और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार आमतौर पर प्रधानमंत्री द्वारा गठित पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर दिए जाते हैं। यह समिति भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। हाल ही में ऑक्सफैम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते लॉकडाउन में भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 35% का इजाफा हुआ। इस मामले में अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्रांस के बाद भारत की 6ठी रैंकिंग बताई गई है। द इनइक्वालिटी वायरस नाम से प्रकाशित इस रिपोर्ट ने भारत में असमानता में तेजी से इजाफे की ओर इशारा किया है। बढ़ती असमानता का महिलाओं और बच्चों पर ज्यादा असर पड़ने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में शुरू हुए लॉकडाउन के बाद से भारत के शीर्ष 100 अरबपतियों की संपत्ति में करीब 12.97 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ।
यह पैसा इतना है कि अगर 13.8 करोड़ बेहद गरीब लोगों में बांट दिया जाए तो हर व्यक्ति के हिस्से में करीब 94,000 रुपए आएंगे। नौकरियों का हवाला देते हुए रिपोर्ट ने कहा है कि अप्रैल 2020 में हर घंटे 1,70,000 लोगों ने अपनी नौकरियां खोई। अनौपचारिक कार्यबल में 122 मिलियन नौकरियों में से 75% लोग बेरोजगार हो गए। 40 से 50 मिलियन मौसमी प्रवासी श्रमिक खास तौर से परेशान रहे। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय परिवारों में सबसे गरीब 20% का केवल 6% ही बेहतर स्वच्छता के गैर साझा स्रोतों तक अपनी पहुंच रखता है। वहीं भारत की 59.6% आबादी एक कमरे या उससे कम में रहती है। शिक्षा पर बात करते हुए रिपोर्ट ने कहा है कि अक्टूबर 2020 तक स्कूलों को बंद करने से 32 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। इनमें 84% छात्र ग्रामीण इलाकों में रहते थे और 70% सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे एक बड़े थिंक टैंक जर्मन वॉच ने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी कर दिया है। इंडेक्स पर नजर डालें तो पता चलता है कि साल 2000 से लेकर 2019 के दौरान 10 सबसे प्रभावित देशों में 8 सबसे गरीब देश शामिल हैं। इन देशों की प्रति व्यक्ति आय या तो काफी कम है या मध्यम स्तर की है। इस इंडेक्स में साल 2019 के दौरान चरम मौसमी घटनाओं और बाढ़ के प्रति सबसे ज्यादा सुभेद्य रहे देशों को रैंकिंग दी गई है। साथ ही इन घटनाओं के चलते जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसका आकलन भी इंडेक्स में किया गया है। जोखिम के स्तर पर इस इंडेक्स में मोजाम्बिक को पहले, जिम्बाब्वे को दूसरे, बहामास को तीसरे और जापान को चौथे पायदान पर रखा गया है। वहीं भारत इस इंडेक्स में 7वें स्थान पर है। यानी भारत 2019 के दौरान दुनिया का 7वां सबसे प्रभावित देश रहा। इंडेक्स के मुताबिक भारत का स्कोर 16.67 है। 2019 के दौरान भारत में चरम मौसमी घटनाओं के चलते 14 राज्यों में लगभग 1800 लोगों की जान चली गई, जबकि 1.8 मिलियन लोग विस्थापित हो गए। इसके अलावा 2019 में मानसून काल में सामान्य से ज्यादा बारिश के कारण लगभग 11.8 मिलियन लोग प्रभावित हुए और इस दौरान तकरीबन $10 बिलियन का आर्थिक नुकसान भी भारत को झेलना पड़ा। साल 2019 में ही भारत को 8 उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का सामना करना पड़ा, जिसमें 6 काफी गंभीर चक्रवात थे। भारत में एक दुर्लभ चींटी वंश की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। यह खोज बुल्गारिया स्थित ज़ूकीज नामक जर्नल में प्रकाशित हुई है। शोध के मुताबिक चींटी की इन प्रजातियों का जीनस ओसीरिया है। केरल और तमिलनाडु में इनकी मौजूदगी देखी गई है। इन 2 में से एक की खोज पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में की गई है, जिसका नाम ओसीरिया जोशाई रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के एक प्रतिष्ठित जीव विज्ञानी प्रोफेसर अमिताभ जोशी के सम्मान में इस प्रजाति को जोशाई टाइटल दिया गया है। JNCASR भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था है। चींटी की एक ही जीनस की 2 प्रजातियां एंटेना सेगमेंट की संख्या के आधार पर अलग होती हैं। मौजूदा वक्त में इस जीनस की 14 प्रजातियां हैं। इनमें 8 प्रजातियां 9 एंटेना सेगमेंट वाली हैं, जबकि 5 के पास 11 सेगमेंट्स या खंडों वाले एंटेना होते हैं। एक प्रजाति को हाल ही में 8 एंटेना सेगमेंट वाली चींटी के रूप में खोजा गया था, लेकिन नए शोध में ओसीरिया प्रजाति के पास 10 एंटेना सेगमेंट होने का दावा किया जा रहा है। इसकी खोज पटियाला के पंजाबी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेमेंद्र भारती के नेतृत्व में एक टीम द्वारा की गई है। उधर उत्तर भारत, खासकर दिल्ली में धुंध और घने कोहरे पर IIT मद्रास के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय शोध सामने आया है। सर्दी के मौसम में उत्तर भारत में विजिबिलिटी में कमी आने के पीछे प्लास्टिक के जलने को सबसे बड़ी वजह माना गया है। लंदन स्थित नेचर जियोसाइंस नामक पत्रिका में प्रकाशित शोध के मुताबिक प्लास्टिक युक्त कचरा के जलने से क्लोराइड युक्त कण का उत्सर्जन होता है, जो घने कोहरे के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। दरअसल पिछले कई अध्ययनों ने गंगा के मैदानी क्षेत्र में घने कोहरे के बनने में PM यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की भूमिका की बात कही थी। हालांकि इसमें क्लोराइड की मात्रा का भी अवलोकन किया गया था, लेकिन क्लोराइड की अधिकता के संभावित स्रोत और कोहरे के बनने में इसकी भूमिका अभी भी वैज्ञानिक रहस्य बनी हुई थी। इस शोध के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोहरा बनने की रासायनिक प्रक्रिया में PM 2.5 की सटीक भूमिका के बारे में अब समझ बेहतर होगी। शोध के मुताबिक दिल्ली के चारों ओर एरोसोल कणों द्वारा पानी के ऊपर उठने और विजिबिलिटी में कमी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्सर्जन के कारण होती है। HCl विभिन्न स्रोतों से निकलकर अमोनिया से जुड़ता है। इससे अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, जो संघनित होकर एरोसोल बनते हैं। इससे एरोसोल कणों के जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है,
लिहाजा इनका आकार बढ़ने से घने कोहरे का निर्माण होता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक अगर क्लोराइड ज्यादा नहीं हो तो कोहरा बनना काफी कम हो जाएगा। शोधकर्ताओं ने यह भी चिंता जताई है कि प्लास्टिक युक्त कचरा जलने से अत्यधिक विषैले रसायन डाइऑक्सिन का उत्सर्जन हो सकता है। यह हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर प्रजनन और प्रतिरक्षा क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। बीते 25 से 26 जनवरी के बीच क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट 2021 आयोजित हुआ। इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की मेजबानी द नीदरलैंड्स सरकार ने की। इसमें ग्लोबल सेंटर फॉर एडेप्टेशन का सहयोग भी रहा। इस वैश्विक सम्मेलन में उन प्रयासों को गति या नवाचार दिया जाता है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुसार एडेप्टेशन यानी अनुकूलन में मददगार हैं। सम्मेलन में विश्व को और अधिक क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने और मजबूत योजना व अधिक व्यावसायिक भागीदारी की बात कही गई है। सम्मेलन में भारत सहित 30 देशों के नेताओं, 50 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और 18,000 से ज्यादा पंजीकृत भागीदारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी ने मिलकर एडेप्टेशन एक्शन एजेंडा की घोषणा की। यह एजेंडा आने वाले समय में अनुकूलन कार्यों को गति देने में निर्देश का काम करेगा। यह एजेंडा एक रूपरेखा है जिससे व्यक्तिगत कार्य योजना और सभी गठजोड़ एक साथ आ सकेंगे। इससे 2030 तक क्लाइमेट रेजिलिएंट भविष्य का लक्ष्य हासिल हो सकेगा। इस वर्चुअल सम्मेलन के दौरान 10 वर्षीय वैश्विक कार्यक्रम 1000 सिटीज एडेप्ट नाउ को भी प्रस्तुत किया गया। यह एक पहल है जो हरित और पोस्ट कोविड रिकवरी पर जोर देती है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में अफ्रीकन एडेप्टेशन एक्सेलरेशन प्रोग्राम पर भी बात की गई। इस कार्यक्रम में कृषि अवसंरचना, युवा और नवाचारी वित्त पर ध्यान रहेगा। सभी के लिए जल भी सम्मेलन में चर्चा का विषय रहा। जल के महत्व पर चर्चा करते हुए ग्लोबल सेंटर ऑन एडेप्टेशन ने दुनिया भर के डेल्टाओं में जलवायु अनुकूलन पर एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में इन क्लाइमेट हॉटस्पॉट्स में जलवायु अनुकूलन के लिए कुछ बड़े उपायों को सुझाया गया है। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 जनवरी को शिरकत की। उन्होंने इस मंच पर एक बार फिर 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के भारत के लक्ष्य को दोहराया। इसके साथ ही उन्होंने देश में LED लाइट्स को बढ़ावा देने की बात भी कही। वहीं उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत हर साल लगभग 38 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन की बचत कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के इलाकों के लिए गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक निर्णय सहायता प्रणाली स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसमें एक वेब और GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ साथ मल्टी मॉडल आधारित संचालन एवं नियोजन निर्णय सहायता टूल भी होगा। यह टूल अलग अलग स्रोतों से उत्सर्जित होने वाले धूल कण का पता लगाने में काफी मददगार साबित होगा। इसमें रासायनिक परिवहन मॉडल की मदद से प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही तरह के प्रदूषक से निपटने के लिए एक एकीकृत फ्रेमवर्क होगा। यह प्रणाली इस फ्रेमवर्क की मदद से स्रोत विशिष्ट उपायों का उपयोग करने में भी सक्षम होगी ताकि इन उपायों के लाभों का आकलन किया जा सके। वायु गुणवत्ता प्रबंधन निर्णय सहायता टूल का मकसद लक्षित क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए स्रोत विशिष्ट उपायों को तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक मजबूत प्रणाली का निर्माण करना है। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा ट्रांसजेनिक ज़ेब्रा फिश की मदद से कैंसर के वैकल्पिक इलाज की संभावना पर काम करने के बारे में पता चला है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की इंस्पायर फेलोशिप पाने वाले चेन्नई के एक वैज्ञानिक ने इस पर काम करने की बात कही है। शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने वाली रक्तवाहिकाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी ट्यूमर को इसमें टारगेट किया जाता है। दरअसल रक्तवाहिकाओं के निर्माण की इस प्रक्रिया को एंजियोजेनेसिस कहते हैं और कैंसर की वृद्धि में एंजियोजेनेसिस की अहम भूमिका होती है। इसकी वजह है कि ट्यूमर के आकार को बड़ा होने के लिए रक्त की आपूर्ति की जरूरत होती है। ट्यूमर दरअसल एंजियोजेनेसिस को उत्तेजित करने वाले रासायनिक संकेतों को बंद करके रक्त कोशिकाओं के विकास को गति प्रदान करते हैं। ट्यूमर के आकार में वृद्धि और उसके गंभीर होने का मुख्य कारण एंजियोजेनेसिस का डीरेगुलेशन है। वैज्ञानिकों की टीम ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट में प्रतिपूरक एंजियोजेनेसिस प्रक्रियाओं का आगे अध्ययन करने के लिए CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टूल का उपयोग कर ट्रांसजेनिक ज़ेब्रा फिश को विकसित करने के लिए काम कर रही है। दो प्रकार के एंजियोजेनेसिस और उनकी आणविक प्रक्रियाओं के बीच बायोमॉलिक्यूल्स में मात्रात्मक बदलाव का विश्लेषण ट्रांसजेनिक ज़ेब्रा फिश मॉडल का उपयोग करके किया जाएगा। इस परियोजना के अगले चरण में ट्रांसजेनिक या CRISPR-Cas9
एडिटेड जेब्राफिश प्लेटफॉर्म का उपयोग एंटी या प्रो एंजियोजेनेसिस के रूप में किसी दवा की प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। ट्रांसजेनिक जेब्राफिश मॉडल को इसके तेज विकास, दृष्टिगत रूप से पारदर्शी होने और फॉरवर्ड एवं रिवर्स जीन मैनिपुलेशन के लिए आसान तकनीकों के कारण चुना गया है। देश के कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर फसलों में सुधार के लिए खास तरीका इजाद किया है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने फसलों पर छिड़की जाने वाली नाइट्रोजन खाद से उसके अपशिष्ट को कम करने का तरीका खोजा है। टीम इसके लिए कुछ फिनोटाइप्स या प्रत्यक्ष लक्षणों की पहचान करने में सफल रही है। ये फिनोटाइप्स ही फसलों में NUE यानी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी को निर्धारित करते हैं। नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी किसी पौधे की वह क्षमता है जिसके जरिए वह नाइट्रोजन का सदुपयोग करता है। आपको बता दें कि किसी फसल पर जितनी नाइट्रोजन खाद छिड़की जाती है उसका केवल 30% हिस्सा ही फसलें इस्तेमाल में ले पाती हैं। इसके अलावा बचा हुआ भाग पर्यावरण में मुक्त हो जाता है, जिससे जलवायु और मानव स्वास्थ्य को नुकसान होता है। दरअसल नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इस्तेमाल किए गए नाइट्रोजन और हार्वेस्ट किए गए नाइट्रोजन का अनुपात होता है। इसका मान जितना अधिक होगा, अपशिष्ट उतना ही कम होगा। फसलों में नाइट्रोजन उर्वरकों के इस्तेमाल की बात करें तो इसमें धान की फसलें सबसे आगे हैं। अगर वैज्ञानिक धान की फसलों में NUE को सुधारने में सफल होते हैं तो न केवल इससे नाइट्रोजन उर्वरकों की बचत होगी बल्कि उत्सर्जन में भी कमी आएगी। भारत में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन पर नजर डालें तो इसमें कृषि की हिस्सेदारी लगभग 70% के आसपास है। इसमें से भी लगभग 77% हिस्सा उर्वरकों खासकर यूरिया से उत्सर्जित होता है। इस संबंध में चिंता की बात यह है कि नाइट्रस ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 300 गुना ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। आने वाले दिनों में वैज्ञानिक समुदाय को भी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। अनिवार्य CSR की तर्ज पर वैज्ञानिक समुदाय के लिए भी इसी तरह की नीति का मसौदा सरकार ने तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से SSR यानी साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी पर विचार विमर्श जारी था, जिसे अब अंतिम रूप दे दिया गया है। इस नीति का बड़ा मकसद विज्ञान और समाज के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना है। ड्राफ्ट में इस बात का जिक्र है कि प्रत्येक नॉलेज वर्कर को साल में कम से कम 10 दिन SSR गतिविधियों में देने होंगे। इन गतिविधियों में स्कूल कॉलेजेस में लेक्चर देना, अवसंरचना को साझा करना, कौशल विकास से जुड़ी वर्कशॉप्स लेना इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। जबकि पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर समाधान देने को भी SSR में रखा गया है। हालांकि इन नॉलेज वर्कर्स के पास विकल्प होगा कि वे इनमें से किसी भी गतिविधि को अपने हिसाब से चुन सकें। ड्राफ्ट के मुताबिक विद्यार्थियों, स्कूल कॉलेजेस के अध्यापकों, स्थानीय निकायों, समुदायों, महिला समूहों, गैर सरकारी संगठनों और MSMEs यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लाभार्थी माना गया है। ड्राफ्ट में जोर दिया गया है कि संस्थागत परियोजनाओं और व्यक्तिगत गतिविधियों के आकलन के लिए संस्थानों में SSR निगरानी प्रणाली बनाई जाए। इसके आगे इन संस्थाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भी अपनी SSR गतिविधियों को प्रकाशित करें। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र कंपनी अधिनियम 2013 में किया गया है। CSR के मुताबिक एक निश्चित आय और लाभ हासिल करने वाली कंपनियों को अपने लाभ का कुछ हिस्सा सामाजिक विकास में खर्च करना होता है। हाल ही में कंपनी लॉ समिति ने LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को और अधिक लचीला बनाने की बात कही है। समिति ने इसके लिए LLP एक्ट से 12 मामलों को अपराध की कैटेगरी से हटाने की सिफारिश की है। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स की वार्षिक रिपोर्ट सहित समय पर फाइलिंग से संबंधित कई अपराध और LLP की साझेदारी की स्थिति में परिवर्तन से जुड़े गैर धोखाधड़ी वाले मामले शामिल हैं। ऐसे मामलों से निपटने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बजाय इन हाउस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का उपयोग किए जाने की भी सलाह दी गई है। समिति के मुताबिक इन बदलावों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा और LLP एक्ट के तहत आने वाले मामूली और तकनीकी उल्लंघन के मामलों में कमी आएगी। गौरतलब है कि इस समिति का गठन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव राजेश वर्मा की अध्यक्षता में किया गया था। समिति ने LLP फर्म्स के लिए NCDs यानी गैर परिवर्तनीय डिबेंचर्स जारी करने की अनुमति देने की भी सिफारिश की है। NCD एक वित्तीय साधन है जिसका उपयोग कंपनियों द्वारा दीर्घकालिक पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है। फिलहाल LLP फर्मों को उधार लेने की अनुमति है, लेकिन ये ऋण प्रतिभूतियां जारी नहीं कर सकती। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म ऐसे निकाय होते हैं जो LLP एक्ट 2008 के तहत पंजीकृत किए जाते हैं।
सरकार ने आर्कटिक क्षेत्र में शोध और पर्यटन को बढ़ावा देने का मन बनाया है। इसके लिए सरकार ने आर्कटिक नीति का नया मसौदा भी तैयार कर लिया है। फिलहाल सरकार ने लोगों से उनकी राय जानने के लिए इसे जारी किया है। वैज्ञानिक शोध और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ यह नीति आर्कटिक क्षेत्र में खनिज तेल और गैस अन्वेषण पर भी जोर देती है। इसके साथ ही इस नीति में पेट्रोलियम शोध संस्थाओं में खनिज तेल और गैस अन्वेषण के लिए कार्यक्रम शुरू करने की बात है, जबकि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मजबूत करने के लिए आर्कटिक एंटरप्राइजेस के साथ समन्वय पर भी जोर दिया गया है। जानकारों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन का आर्कटिक क्षेत्र पर गहरा असर पड़ रहा है। यहाँ बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिसका सीधा असर जलवायविक, सामुद्रिक, जैव भू रासायनिक चक्र पर हो रहा है। बर्फ पिघलने से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमि और महासागरों के बीच तापमान में अंतर बढ़ जाएगा। वहीं उच्च अक्षांशों में वर्षा की मात्रा बढ़ सकती है। चूंकि यह नीति आर्कटिक में शोध को बढ़ावा देती है, इसलिए भारतीय वैज्ञानिकों को हिमालय पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ रहे असर को समझने में भी मदद मिलेगी। आर्कटिक क्षेत्र की बात करें तो इसके तटीय क्षेत्र में 5 देश आते हैं: कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, रूस और अमेरिका। साथ ही 3 और देश फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड, यानी कुल मिलाकर 8 देश आर्कटिक परिषद का गठन करते हैं। भारत की तरफ से ध्रुवीय क्षेत्रों में शोध की बात करें तो इसके लिए NCPOR यानी नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च नोडल एजेंसी है। भारत फिलहाल अपने हिमाद्री स्टेशन के जरिए आर्कटिक में अपना शोध अभियान चला रहा है। इसका उद्घाटन 2008 में हुआ था। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय स्तर के कुछ प्रमुख सर्वेक्षणों को 2024 तक पूरा करने के लिए एक योजना शुरू की है। इसका मकसद देश में खनिज की खोज से जुड़ी गतिविधियों में तेजी लाना है। इन प्रमुख सर्वेक्षणों में नेशनल जियोकेमिकल मैपिंग, नेशनल जियोफिजिकल मैपिंग और नेशनल एरो जियोफिजिकल मैपिंग प्रोग्राम शामिल हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अन्य राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े देश के सभी जियो साइंस डेटा को इकट्ठा करने के लिए नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी की अपनी प्रमुख पहल भी शुरू की है। इस पहल का मकसद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसे संगठनों के डेटा को एकीकृत करके डिजिटल माध्यम पर एक रिपोजिटरी का निर्माण करना है। नेशनल जियोकेमिकल मैपिंग कार्यक्रम की बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2024 तक इसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत भू रासायनिक नमूनों के जरिए देश की पूरी सतह को कवर करना है। ऐसा माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं से प्राप्त आंकड़ों से देश में खनिज अन्वेषण के लिए उपयुक्त और ज्यादा क्षेत्रों की पहचान होगी। खनिज उत्खनन में बढ़ा निवेश नीलामी के लिए संभावित खनिज ब्लॉकों की एक मजबूत रूपरेखा का निर्माण करेगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए खनन की दीर्घकालिक निरंतरता कायम हो सकेगी। 25 जनवरी को देश में 11वां मतदाता दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने रिमोट वोटिंग की बात कही। उनके मुताबिक आयोग रिमोट वोटिंग की दिशा में अत्याधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में IIT मद्रास के साथ गठजोड़ किया है। रिमोट वोटिंग मतदाताओं को निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र में जाए बिना दूर रहकर भी मतदान की सुविधा देती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि मतदाताओं को घर बैठे मतदान की सुविधा होगी। मतदाताओं को पहले से तय किए गए समय पर एक निर्धारित जगह पर जाना होगा, जहां उन्हें बताना होगा कि वे इस सुविधा का लाभ लेने के लिए तैयार हैं। इसके बाद एक सिस्टम के जरिए मतदाता की पहचान होगी और ब्लॉकचेन आधारित व्यक्तिगत ई-बैलेट पेपर जनरेट किया जाएगा। जब वोट दे दिया जाएगा तो इस बैलेट को एन्क्रिप्शन के जरिए सुरक्षित रखने की प्रक्रिया होगी और एक ब्लॉकचेन हैशटैग जनरेट होगा। इस हैशटैग नोटिफिकेशन को प्रत्याशी और राजनीतिक दलों जैसे अलग अलग स्टेक होल्डर्स को भेज दिया जाएगा। आखिर में इस एन्क्रिप्टेड रिमोट वोट को प्री काउंटिंग स्टेज में फिर सत्यापित किया जाएगा ताकि यह पता लग सके कि एन्क्रिप्टेड वोट में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। आपको बता दें कि इस तकनीक में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और यह रिमोट वोटिंग 2-वे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पर आधारित है। इस तकनीक में व्हाइट लिस्टेड IP एड्रेस का सहारा लिया गया है, जिसमें बायोमेट्रिक डिवाइसेस और वेब कैमरा का भी इस्तेमाल होता है। अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की ओर से जारी एक रिपोर्ट में 2020 में भारत में FDI में 13% इजाफे का दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस मामले में अमेरिका और ब्रिटेन जैसी अर्थव्यवस्थाओं को भी पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अलावा चीन ही एकमात्र देश है जिसने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।
हालांकि रिपोर्ट ने कहा है कि डिजिटल क्षेत्र में निवेश के चलते भारत ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। रिपोर्ट ने माना कि भारत और तुर्की आईटी कंसल्टिंग और डिजिटल क्षेत्रों में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डेटा प्रोसेसिंग सेवाओं और डिजिटल भुगतान सहित कई और तरह की डील को आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो चीन को दुनिया का सबसे बड़ा एफडीआई हासिल करने वाला देश बताया गया है। 4% एफडीआई प्रवाह के साथ चीन को $163 बिलियन की प्राप्ति हुई है, जबकि 13% के साथ भारत में $57 बिलियन का इजाफा हुआ। रिपोर्ट ने दावा किया है कि 2020 में वैश्विक एफडीआई 2019 में $1.5 ट्रिलियन के बरक्स अनुमानित $859 बिलियन तक गिर गया। रिपोर्ट का मानना है कि ऐसा निम्न स्तर पिछली बार 1990 के दशक में देखा गया था। अंकटाड ने यह भी चेतावनी दी है कि कोविड-19 के बारे में अनिश्चितता 2021 में भी वैश्विक एफडीआई प्रवाह में रुकावट डाल सकती है। सरकार सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के नियमों में बदलाव लेकर आई है। 2021 के नए नियम कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 2014 में जारी नियमों में बदलाव करते हैं। नए नियम कंपनियों को मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स लेने की इजाजत देते हैं। वहीं इन नियमों में यह भी साफ किया गया है कि जो भी एजेंसी सीएसआर को लागू करने में लगी हुई हैं, उनका सरकार के पास पंजीकरण होना जरूरी है। आपको बता दें कि कानून के मुताबिक कुछ कंपनियों को पिछले 3 सालों के औसत लाभ का 2% हिस्सा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना होता है। इनमें वे शामिल हैं जिनकी कुल संपत्ति 500 करोड़ या उससे अधिक है, अथवा 1000 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर है, अथवा कुल लाभ 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। नए नियम कंपनियों को किसी भी वित्तीय वर्ष में 2% से ज्यादा सीएसआर खर्च करने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा जिन कंपनियों पर 3 वित्तीय वर्षों के लिए 10 करोड़ या उससे ज्यादा के सीएसआर खर्च की जिम्मेदारी है, अब वे एक स्वतंत्र एजेंसी को हायर करेंगी। यह स्वतंत्र एजेंसी उस कंपनी के 1 करोड़ या उससे ज्यादा के प्रोजेक्ट के प्रभाव का आकलन करेगी। हालांकि सीएसआर खर्च के प्रभाव आकलन के मामले में कंपनियां अपने सीएसआर खर्च के 5% हिस्से की गणना कर सकेंगी। आंकड़ों की माने तो बड़ी संख्या में कंपनियां कुछ इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के जरिए सीएसआर खर्च करती हैं। नए नियम इस दायरे को कम करते हैं। अब कंपनियां केवल धारा 8 की कंपनी या पंजीकृत पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से ही सीएसआर प्रोजेक्ट चला सकेंगी। आरबीआई एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए एक मजबूत नियामक फ्रेमवर्क जारी करने की तैयारी में है। इसके पीछे आरबीआई की मंशा देश की वित्तीय प्रणाली को सिस्टमिक रिस्क यानी समग्र जोखिम से बचाना है। एक मजबूत फ्रेमवर्क के लिए आरबीआई ने एक विमर्श पत्र जारी किया है। इस पेपर में आरबीआई ने स्केल बेस्ड अप्रोच पर जोर दिया है। एनबीएफसी के रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क में 4 स्तरीय संरचना होगी। एनबीएफसी बीएल यानी बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। अगर इस फ्रेमवर्क को एक पिरामिड की तरह देखें तो इसकी निचली परत में एनबीएफसी बीएल को रखा जा सकेगा। इसमें उन एनबीएफसीज को शामिल किया जाएगा जो वर्तमान में नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज के तौर पर वर्गीकृत हैं। इनके मामले में कम से कम विनियामक हस्तक्षेप किया जाएगा। वहीं मिडिल लेयर में सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज आदि को रखा जाएगा। इस परत में शामिल एनबीएफसीज के संबंध में विनियम बेस लेयर के मुकाबले कुछ कड़े होंगे। अपर लेयर में उन एनबीएफसीज को शामिल करने की योजना है जिन्हें सिस्टमिकली सिग्निफिकेंट माना जाता है। इस लेयर के संबंध में विनियम कुछ और कड़े होंगे। इस लेयर्ड स्ट्रक्चर के साथ ही एनबीएफसी के लिए उसके सिस्टमिक इंपॉर्टेंस के लिए सीमा को 500 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ करने की योजना है। जबकि एनपीए के संबंध में जो वर्गीकरण फिलहाल 180 दिनों के आधार पर होता है, उसे भी कम करके 90 दिनों का करने का प्रावधान है। बीते दिनों भारत और आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक सामरिक समझौते पर दस्तखत किए। इस करार का मकसद वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थायित्व और संधारणीयता के मामले में आपसी सहयोग को मजबूत करना है। वहीं भारत और आईईए के बीच ज्ञान का आदान प्रदान भी पहले से अधिक मजबूत होगा। इसके साथ ही सरकार का मानना है कि यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में भारत की पूर्ण सदस्यता की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं भारत इस करार के जरिए ऊर्जा क्षेत्र में सामरिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए जरूरी कदम भी उठा सकेगा। समझौते में तय हुआ है कि आईईए सचिवालय भारत में सहकारी गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। इसके साथ ही सचिवालय दोनों के बीच विचार विमर्श का मंच भी देगा, जिससे इस सामरिक समझौते को आगे और भी मजबूत किया जा सके। आपको बता दें कि जिस सामरिक भागीदारी पर सहमति बनी है
उसमें क्या क्या शामिल होगा, इस पर भारत और आईईए के सदस्य संयुक्त रूप से चर्चा करेंगे। हालांकि आईईए का सामरिक भागीदार बनने के बाद चरणबद्ध तरीके से भारत के किन लाभों और जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी होगी, यह मुख्य विषय है। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम में गठबंधन को मजबूत करने पर भी जोर रहेगा। इसके अलावा भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था का दायरा कैसे बढ़ाया जाए, यह भी चर्चा का मुख्य विषय रहेगा। हाल ही में एशिया सहयोग वार्ता की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस वार्ता में भारत ने भी हिस्सा लिया। इस बार बैठक की थीम द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म रही। इस दौरान भारत ने सभी तरह के आतंकवाद को खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर सहयोग की बात कही। इसके लिए इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव पर जोर दिया गया। गौरतलब है कि इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव की घोषणा 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी। यह पहल मुक्त, खुले, समावेशी और नियम आधारित एशिया पैसिफिक क्षेत्र पर जोर देती है। साथ ही यह पहल सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन को भी बढ़ावा देती है। आतंकवाद के बाद कोविड के दौर से खुद को रिकवर करना इस बैठक का दूसरा बड़ा विषय रहा। एशिया सहयोग वार्ता के बारे में बात करें तो इसका उद्घाटन 2002 में थाईलैंड के चाआम में किया गया था। यहाँ एशिया के 18 बड़े देशों के विदेश मंत्रियों ने पहली बार बैठक की थी। वर्तमान में इस समूह में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भारत, चीन, पाकिस्तान सहित कुल 35 देश हैं। 2019 में फिलिस्तीन भी इसमें शामिल हो गया। गरीबी उन्मूलन और एशियाई लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार जैसे मुद्दों पर एशियाई देशों के बीच सामंजस्य बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए अब जल्दी से डालते हैं मैप वाले सेक्शन पर एक नजर। मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे युगांडा के बारे में। युगांडा पूर्व मध्य अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। अफ्रीका के अफ्रीकन ग्रेट लेक्स क्षेत्र में यह देश स्थित है, जिसमें केन्या, इथोपिया और रवांडा जैसे देश शामिल हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो युगांडा पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। युगांडा से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। इस लिहाज से देखें तो युगांडा उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में स्थित है। चूंकि यह एक लैंडलॉक देश है, इसलिए यह अपने पड़ोसी देशों द्वारा सभी तरह से सीमाबद्ध है। यह 5 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। इसके उत्तर में दक्षिण सूडान, पूर्व में केन्या, दक्षिण में तंजानिया, पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और दक्षिण पश्चिम में रवांडा है। युगांडा का अधिकांश भाग पठार से ढका है। विशाल पठार के किनारों को पर्वत श्रृंखलाओं और घाटियों द्वारा चिन्हित किया गया है। देश की पश्चिमी सीमाएं विरुंगा और रुवेंजोरी पर्वत और पश्चिमी दरार घाटी द्वारा बनाई गई हैं। देश की सबसे ऊंची चोटी मार्गरेटा पीक 5109 मीटर की ऊंचाई के साथ रुवेंजोरी रेंज में स्थित है। जॉर्ज एंड एडवर्ड झील विरुंगा और रुवेंजोरी पहाड़ों के बीच स्थित है। एल्बर्ट झील पश्चिमी दरार घाटी में स्थित है। इसकी प्रमुख नदियों की बात करें तो एल्बर्ट नील, पेजर, विक्टोरिया नील, ओकोक और काटोंगा इसकी बड़ी नदियां हैं। हाल ही में पुर्तगाल में हुए राष्ट्रपति चुनाव में सेंटर राइट विंग की राजनीति करने वाले राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा एक बार फिर से चुनाव जीत गए हैं। वह दूसरे कार्यकाल के लिए देश के राष्ट्रपति बने। इसलिए अगले बुलेटिन में हम पुर्तगाल पर चर्चा करेंगे। आप इसके सीमावर्ती देशों के नाम बताना ना भूलें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत 6 पायदान फिसलकर 86वें नंबर पर आ गया है। इस सूचकांक में दुनिया भर के 180 देशों को शामिल किया गया है। इन देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर का रैंक जारी किया जाता है, जिसमें 0 से लेकर 100 तक के स्कोर पर भ्रष्टाचार की स्थिति को आंका जाता है। सूचकांक में 0 स्कोर वाले देश को सबसे अधिक भ्रष्ट माना जाता है और 100 स्कोर वाले को सबसे साफ माना जाता है। इसमें भारत को 40 अंक दिया गया है। हाल ही में रूस और अमेरिका इस बात पर सहमत हुए कि वे परमाणु हथियार संधि स्टार्ट का आगे भी पालन करेंगे। स्टार्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी अमेरिका और रूस के बीच 1991 में की गई थी। इस संधि को फिर नए सिरे से लागू करने के लिए 2010 में न्यू स्टार्ट संधि पर दस्तखत किए गए। यह संधि दोनों देशों द्वारा परमाणविक मिसाइलों और शस्त्र की तैनाती पर सीमा निर्धारित करती है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश संबंध के 50 साल पूरे हुए। इसके उपलक्ष्य में बांग्लादेश सशस्त्र बलों के 122 सदस्यीय दल ने भारत की 72वीं गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। इसके बाद इंडिया गेट स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। यह पहला मौका है जब बांग्लादेश सशस्त्र बलों ने इस परेड में हिस्सा लिया है। बीते 21 से 25 जनवरी के बीच देश की तीनों सेनाओं ने मिलकर थल, जल और वायु तीनों स्तरों पर एक संयुक्त अभ्यास किया। इस अभ्यास का नाम एम्फेक्स 21 रखा गया, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर संपन्न हुआ। इस संयुक्त अभ्यास का लक्ष्य देश के द्वीपीय भू क्षेत्र की अखंडता की सुरक्षा के इंतजामों का परीक्षण करना था। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के उपयोग को रोकने और देश में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की। 8 वर्ष से पुराने वाहनों पर उनके फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय 10 से 25% तक ग्रीन टैक्स लगाने की बात कही गई है। इससे एकत्रित राजस्व को एक अलग खाते में रखा जाएगा और इसका उपयोग केवल प्रदूषण से निपटने के लिए किया जाएगा। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने समुद्री जीवों और समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए मरीन मेगाफोना स्टैंडिंग गाइडलाइंस और नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान लॉन्च किया। इसके माध्यम से पौधों और जीव जंतुओं के साथ साथ समुद्री जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा। भारत समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है और यहाँ पाए जाने वाले समुद्री जीवों में रंगीन मछलियाँ, शार्क, व्हेल शार्क, कछुए, व्हेल मछलियाँ, डॉल्फिन, ड्यूगोंग और चमकीले प्रवाल शामिल हैं। विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने कोरोना के लिए खास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और लोगों को कोरोना के खिलाफ जंग के लिए तैयार किया। पीएम ने कहा कि भारत ने 2 वैक्सीन विकसित किए, जिसे दुनिया भर के 150 देशों को भेजा गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में देशों की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी, इस पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पर ताज़ा जानकारी जारी की है। IMF ने अनुमान लगाया है कि आने वाले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 11.5% रह सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले अक्टूबर में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर 8.8% रहने का अनुमान लगाया गया था। बीते दिनों जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया। यह एक राष्ट्रीय प्रवसन समर्थन पोर्टल है। सरकार का मानना है कि इस तरह के पोर्टल के आने से प्रवासी कामगारों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर योजना बनाने में आसानी होगी। इस पोर्टल के साथ ही उन्होंने गोवा में जनजातीय प्रवसन इकाई, जनजातीय संग्रहालय और एक ट्राइबल मैनुअल श्रम साथी का भी उद्घाटन किया। बीते दिनों राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने जीवन रक्षा पदक की 2020 की श्रृंखला को स्वीकृति दी। कुल 40 लोगों को इस बार के लिए चुना गया है। इनमें 1 व्यक्ति को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 8 व्यक्तियों को उत्तम जीवन रक्षा पदक, जबकि 31 लोगों को जीवन रक्षा पदक के लिए नामित किया गया है। 2020 के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक केरल के मोहम्मद मोहसिन को मरणोपरांत दिया जाएगा। बता दें कि यह पदक किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए किए गए मानवीय प्रकृति के प्रशंसनीय कार्य के लिए दिया जाता है। राजस्थान शहरी स्थानीय निकायों में सुधार लाने वाला 5वां राज्य बन गया है। इसके साथ ही राजस्थान सुधारों के लिए अतिरिक्त ऋण हासिल करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राजस्थान को ओपन मार्केट से 2,731 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की अनुमति दी है। शहरी स्थानीय निकायों में सुधार करने वाले अन्य राज्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर और तेलंगाना हैं।
बीते 27 जनवरी को केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के चौथे संस्करण को संबोधित किया। इस फोरम का आयोजन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। इस सम्मेलन में उन समाधानों को खोजने पर अधिक जोर दिया गया जिसके जरिए सरकार और बिजनेस द्वारा हेल्थ केयर तक पहुँच बढ़ाई जा सके। साथ ही उन समाधानों पर भी चर्चा की गई जिनसे ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा सके और स्वास्थ्य तकनीकी को एडवांस बनाने के लिए निवेश को बढ़ावा मिल सके। 30 जनवरी 2021 को वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस दिवस की दूसरी वार्षिक सालगिरह मनाई जा रही है। इस अवसर पर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस के खिलाफ लड़ाई में दुनिया भर के अन्य स्थलों के साथ दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को भी रोशन किया जाएगा। गौरतलब है कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस का सबसे ज्यादा खतरा हाशिए पर रह रहे समुदायों को है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।